सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो माय नेम इज़ गौरव और सर और आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ऊपर है। तो अभी तक मैंने आपको नंबर थ्योरी में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के बारे में बताया। तो इन सब का क्या था, ये क्यों आए थे, ये हमारी प्रॉब्लम्स को ईजी करने के लिए आए थे, प्रॉब्लम्स को ईजी बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें डायरेक्शन का पता चला, इरेशनल नंबर से हमें क्या हुआ, स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ पता चल गया। तो वैसे ही तो वो सब क्या थे, उन सबको हम डिटरमाइन कर सकते थे। लेकिन मैथ्स में कुछ जो चीज़ें होती है ना, वो इनडिटर्मिनेट होती है। क्या होती है? इनडिटर्मिनेट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो वो टोटल जो होती है वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है? 7। आज हम उनमें से 2 या 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे वीडियो की लेंथ होती है उसके हिसाब से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। इसका वैल्यू, किसका वैल्यू? जैसे हमने क्या किया था, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक टाइम ऐसा भी था कि अंडर रूट ऑफ -1 जो था वो अनडिफाइंड था। क्या था? अनडिफाइंड था, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी। लेकिन बाद में हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ -1 को भी हमने डिटरमाइन किया, उसकी भी हमने वैल्यू निकालने की कोशिश करी। क्यों? उससे क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, हमें कुछ फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा निकाल के उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम 0/0 की भी वैल्यू क्यों नहीं डिफाइन कर देते, उसको भी कोई वैल्यू दे देते हैं, तो क्या पता उससे भी हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। तो देखते हैं कि अगर हम 0/0 की वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखते हैं। उससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। अब देखिए क्या होगा कि आपको मैं कहता हूँ, जैसे आपने लिखा 0 × 5। ओके, जैसे आपने लिख दिया 0 × 5 = 8। अब समझिए, आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है? एक्सप्रेशन आता है। तो आपने अपने 10th क्लास में भी या 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रूव करना है ट्रू है या नहीं है, कोई भी इक्वेशन को या कोई भी टर्म को, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, LHS = RHS। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 = 0, मतलब LHS = RHS। ये सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप क्या करें, 0/0 को डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि 0 0 से डिविजिबल हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, 0 × 5 = 0 × 8। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 5 = 8। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 0 से 0 का डिवीज़न डिफाइन कर दोगे तो उससे क्या होगा कि सारा आपके जितने भी अलजेब्रा के रूल आपने बनाए हैं, जितने भी अलजेब्रा के रूल सारे के सारे फेल हो जाएंगे। 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 4 के हो जाएगा, सारे नंबर सबके इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे मैथ्स के लॉ फेल हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को मतलब कह ही नहीं पाएंगे कि डिफरेंट है, सब आपका एक जैसा बन जाएगा। तो 1 से 2 का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 से 3 का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब जितना भी अभी आपने सब कुछ पीछे पढ़ा है, सब कुछ जो है आपका वॉयलेट हो जाएगा, मैथ्स के अलजेब्रा के लॉ फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हम 0 से 0 को डिफाइन नहीं करते हैं। इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने में प्रॉब्लम क्या आया कि 5 8 के इक्वल हो गया। आप किसी और नंबर को भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे तो भी हो सकता है। अब देखते हैं 0/0 के ऊपर डिस्कशन हो गया। अब एक और, अब दूसरे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में देखते हैं।
सेकेंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी अनडिफाइंड है। तो इसके लिए क्या लॉजिक यूज़ करेंगे? अब मैं से मान लीजिए आपको मैंने कहा इन्फिनिटी इंटू 3 एंड इन्फिनिटी इंटू 9। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी। सो यहाँ पे क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS। ये सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को अलाउ कर दिया कि उसका डिवीजन पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा? सॉरी, हमने क्या किया? अब देखिए इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल हुआ, इन्फिनिटी से हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इन्फिनिटी। सो 3 इक्वल टू 9। अगर हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का डिवीजन अलाउ कर दिया तो क्या हुआ? उससे 3 9 के इक्वल हो गया। ऐसे कोई भी नंबर किसी के भी इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या, जो भी मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बनाया है उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं रहेगी, अगर सारे नंबर सबके इक्वल होने लग गए तो इस वजह से हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं। इसको डिफाइन करने से क्या हुआ? हमारे मैथ्स के रूल्स ही वॉलेट होने लग गए। चलिए, तो अब हम अपनी तीसरी और इम्पोर्टेंट फॉर्म देख लेते हैं, मोस्ट लास्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी हमने डिस्कस की। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए 0 टू द पावर 0, इसको भी क्या बोला जाता है? इसको भी क्या बोला गया है? अनडिफाइंड बोला गया है। तो इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इसको डिफाइन करने से प्रॉब्लम क्या आ सकती है। तो देखिए, अगर आप देखिएगा 0 की पावर 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1? ओके, आपको अगर आपने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा होंगे, आपने 6th क्लास में एक्सपोनेंट के रूल पढ़े होंगे, तो उसमें क्या हमारा फॉर्मूला एक होता है कि x टू द पावर a माइनस b कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर a एंड टू द x टू द पावर ऑफ b। सो 0 टू द पावर ऑफ 1 एंड 0 टू द पावर ऑफ 0 टू द पावर ऑफ 1 इज 0 एंड दैट इज 0 by 0. It will what it will come? We have 0 to the power 0. We have write 0 as 1 - 1. हमने क्या किया? 0 था हमारे पास, उसको 1 - 1 के तरह से लिख सकते हैं। 0 अगर आपके पास है, 1 - 1 भी 0 के इक्वल होता है। तो उसके बाद क्या किया? हमने एक्सपोनेंट का लॉ लगाया, इससे क्या आ गया? ये 0 टू द पावर 0 आ गया। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 0 हो, अब हम 0 की तरफ ध्यान देते हैं। इसका तो ये आंसर आ गया 0 by 0, और हमें ये पता है कि अगर हम 0 by 0 को डिफाइन कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये हो गई। एक दूसरी अप्रोच देखते हैं। अब 0 को देखते हैं, क्या करते हैं? 0 को देख लेते हैं। अब 0 ऐसे है तो आप क्या इसको 0 टू द पावर 1 कह सकते हैं, और 0 टू द पावर 1 क्या होता है? 0 होता है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, 0 टू द 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 स्क्वायर अपॉन 0 टू द पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 by 0। तो एक बात बताइए, 0 टू द पावर 1 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 0 टू द पावर 1 0 by 0 के इक्वल होना चाहिए? तो आप लोग कहेंगे कि 0 टू द पावर 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसके इक्वल कैसे आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपने लॉ पढ़ा है एक्सपोनेंट का, तो उसमें लिखा रहता है कि x टू द पावर ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x 0 के इक्वल ना हो।
अगर यहाँ पे ये 0 के इक्वल हो गया तो आपको ये एक्सपोनेंट का लॉ जो है फेल हो जाएगा कि देखिए 0/0 आ गया ना, इस वजह से। तो ये क्या हुआ, हमारी बेसिक अलजेब्रा की जो अप्रोच थी, एक्सपोनेंट वाली अप्रोच थी, एक्सपोनेंशियल अप्रोच हमारी काम नहीं आई इसके लिए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसलिए इसको अनडिफाइंड ही माना गया। क्या माना गया, अनडिफाइंड माना गया इस अप्रोच से। अब एक और दूसरी अप्रोच होती है, लिमिट की अप्रोच होती है। लिमिट्स की अप्रोच क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आप में से कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ा होगा कि x⁻0 इज़ 1 एंड 0⁻x इज़ 0। ओके, अगर x के ऊपर पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, और अगर 0 के ऊपर पावर x हो तो वो 0 होता है। लेकिन अगर 0⁻0 हो जाए तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये तो कन्फ्यूजिंग हो गया ना, ये कहीं से भी आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। x के ऊपर आप पावर 0 होती है तो 1 आता है, 0 के ऊपर पावर x होती है तो 0 आता है, तो फिर 0⁻0 क्या होगा, स्टिल हमारा आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, अनडिफाइंड नहीं हो पा रहा है। अब एक और तरीके से जाते हैं, अब हम अपनी एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन पे जाते हैं कि एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन काम कैसे करती है। अगर हम एक दूसरा तरीका लगाने की कोशिश करें, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा हो 2³ विच इज़ 2 × 2 × 2, 2 स्क्वायर, 2 × 2, 2 1 2, 2 पावर 0 विच इज़ 1। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न बाय 2। क्या कर रहे हैं, डिवीज़न बाय 2। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर बार क्या कर रहे हैं, डिवीज़न बाय 2 कर रहे हैं, और हमें इसका आंसर मिलता जा रहा है। इसका यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर अगर 3 होगी तो उसका आंसर आता है 8, 2 की पावर 2 होगी तो उसका आंसर 4, 2 की पावर 1 इज़ 2 एंड 2 की पावर 0 इज़ 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक और नज़रिया है। हर बार एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, एक 2 कम करके लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक 2 हमने कम कर दिया, है ना। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 3 2 लिखे, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2 2 लिख दिए। तो इसमें क्या कर रहा है, एक अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक लॉ काम कर रहा है, एक अलजेब्रा का, कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी रियल नंबर इज इक्वल टू दैट रियल नंबर। 1 को अगर आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये क्या रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर है। तो इसको आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, वही रियल नंबर आ गया। फिर आपने क्या किया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये भी एक रियल नंबर है तो वो रियल नंबर यहाँ आया। फिर यही किया तो यही रियल नंबर यहाँ पे आया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यही किया तो ये भी एक रियल नंबर है। तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 1 आया। मतलब सबसे पहले आपके पास 3 2 थे तो यहाँ पे 3 2 आ गए, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 थे तो 2 × 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 टाइम्स था तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2 था ही नहीं तो क्या हुआ, सिर्फ 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये अलजेब्रा की बेसिक डेफिनेशन से डिराइव हुआ है। अगर हम देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ओके, तो अब अगर हम इसको 0 के लिए लगाने की कोशिश करें तो क्या ये सही होगा, 1/0³ इज 0 × 0 × 0, 1 स्क्वायर इज 0 × 0, 1 मल्टीप्लाई 0 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 0/0 इज 1। देखिए क्या ये बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। अगर इस डेफिनेशन से आप जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 1 को जब मल्टीप्लाई किया हमने इस रियल नंबर से, 0 जब 3 टाइम्स था तो हमारा क्या आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। जब 2 टाइम्स था तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, जब 1 टाइम्स था तो 0, और जब 0 था ही नहीं तो हमारे पास क्या आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास, अगर मैथ्स में आप x की पावर 0 1 लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके पास इस तरीके से कुछ होता है 2/2 आपके पास ये है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 1। आप ये जानते होंगे एक्सपोनेंट्स के लॉ से कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का हो, या तो आप कह सकते हैं कि आपके पास बेस सेम है और पावर डिवीजन में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 - 1 2 टू दी पावर 0। तो ये कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया।
तो ये x की पावर 0 इसलिए 1 होता है क्योंकि 2 के पास कोई भी उसका 2 कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स है, मतलब 2 है ही नहीं, तो आंसर क्या है 1। तो इसमें भी क्या है, 0 कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स है, मतलब 0 है ही नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा ना। तो इस वजह से इसको अगर हम 1 डिफाइंड कर दे तो हमारा काम हो सकता है आसान, लेकिन 1 डिफाइंड क्यों करें, फिर भी इसका आंसर अनडिफाइंड बोला गया है। लेकिन इस केस में अगर आप 1 डिफाइंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा ये होता है अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाती है और इस चीज़ में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखिए क्या चीज़ में हेल्प करता है। आप में से कोई भी होगा उसने e के बारे में तो सुना होगा, e टू द पावर x, ओके। तो e टू द पावर x का एक सीरीज एक्सपेंशन में फॉर्मूला होता है, पावर सीरीज एक्सपेंशन। आप जाएं वो ऐसा हो कुछ होता है, n टू द 0, ओके, टू इंफिनिटी एंड x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल, ओके। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। तो इस फॉर्मूले को ट्रू होने के लिए, क्या होने के लिए, इस फॉर्मूले को ट्रू होने के लिए 0 टू द पावर 0 डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ये तो पता होगा क्यों डिफाइन होना ज़रूरी है, ताकि ये फॉर्मूला सही साबित हो जाए। फॉर्मूला को सही साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने देखा था अभी LHS इक्वल टू RHS, क्या देखा था, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS करने के लिए हमें ये 0 टू द पावर 0 डिफाइन होना चाहिए। कैसे, देखिए e टू द पावर x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, n की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखी हमने, x की पावर 0 रखी, x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे हमने इंडेक्स प्लेस किया यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 0 टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 0 टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करी और n की वैल्यू यहाँ पे 0, देन यहाँ पर भी 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में n की वैल्यू बढ़ के 1 होगी, 1 हुई तो हमने क्या किया, यहाँ पर n की जगह 1 और x तो हमारा 0 ही था और n यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो आप ये जानते होंगे कि 0 की पावर 1 कितना होता है, अभी हमने प्रूफ किया था 0, और 0 की पावर 2 कितना होता है 0, ये सब 0 ही होते हैं। तो ये सब की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इन सारे टर्म्स की वैल्यू, इसके आगे जितने भी टर्म्स होगी 0 आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या बचा, 0 टू द पावर 0, ओके। तो 1 किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 0 टू द पावर 0। तो अगर इस फॉर्मूले को सही होना है तो 0 टू द पावर 0 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ केसेस में हम 0 टू द पावर 0 को 1 मान सकते हैं। इससे हमारे पावर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले को डिफाइन होने में इजी हो जाता है। अगर इसको हम डेफिनेशन नहीं मानेंगे, हम 0 टू द पावर 0 को 1 नहीं मानेंगे, तो इसके लिए हमें इसका इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, देखिए f ऑफ 0 टू द पावर सिग्मा n टू द 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ n बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे हमें फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू आएगी उसको अलग से निकालना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन की वैल्यू थी ये डायरेक्टली निकल गई, तो कोई काम आसान हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर्स क्यों आए, ताकि उससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब 0 टू द पावर 0 को अगर 1 करने से हमारी प्रॉब्लम आसान हो रही है तो क्यों ना हम इसको 1 मान लें। तो हाँ, इस वजह से हमने इसको 1 मान लिया। और अगर हम लॉजिकली देखें कि 0 टू द पावर 0 1 क्यों हो सकता है, ऐसे अगर हम सोचें, लॉजिकली सोच के देखते हैं, तो जब 3 की पावर 3 होती है तो आंसर क्या होता है 27, और जब 3 की पावर 2 होती है तो क्या होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, और जब 3 की पावर सिंगल होती है तो आंसर क्या होता है 3, और जब 3 की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, मतलब 3 एक भी बार है ही नहीं, तो क्या बचा 1 बचा। अलजेब्रा में यही तो कहता है 1 मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 6 क्लास NCERT, ओके। तो वैसे ही 0 क्या है, 0 को अगर 0 बार करेंगे 0 इज 0 टाइम्स, ओके। 0 टू द पावर 0 मतलब 0 है ही नहीं, क्या है 0 है ही नहीं। अगर 0 नहीं है तो क्या हुआ, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब 0 टू द पावर 0 को एक रियल नंबर माना, और अगर हम इसको रियल नंबर मानेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब 0 है ही नहीं। तो इससे हम क्या कहेंगे, यस कि 0 टू द पावर 0 को हम 1 मान सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ केसेस में।
सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और भी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।